हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैरो ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे ग्रुप में परख प्रोग्राम के तहत मेंस 2020 की यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर से लेकर सिक्स पेपर तक की, फिफ्थ पेपर और सिक्स पेपर का हम लोग ऐसे भी कराएंगे इसमें कि यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके फ्री डेमो टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाले जा रहे हैं। इन फ्री डेमो टेस्ट को कोई भी अटेंड कर सकता है और उन टेस्ट को वो अपनी कॉपी में सॉल्व करके, ठीक है, पीडीएफ बनाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे सकता है। हमारा जो कॉमन ग्रुप है टेलीग्राम का, उसकी लिंक इस वीडियो में दी गई है। ये उसकी लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करके कोई भी व्यक्ति हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकता है, ठीक है। और हमारे ग्रुप से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी और टेस्ट सीरीज से लेकर किसी भी प्रकार की क्वेरी को आप लोग इन मोबाइल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग के डेमो टेस्ट चल रहे हैं, तो आज हमारा डेमो का चौथा टेस्ट था, जिसके तहत इसका सुबह पेपर आपको डाल दिया गया था और इसकी वीडियो आज शाम को अपलोड की जा रही है। तो चलिए, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो लेक्चर की शुरुआत में हम देख लेते हैं कि आज के हम लोगों ने क्या क्या आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे, ठीक है ना, क्वेश्चन दिए थे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोगों ने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखने थे। पहला प्रश्न था, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे। इन 3 क्वेश्चन में था, सबसे पहला क्वेश्चन था विदत, दूसरा था आश्रम, तीसरा दिया था हम लोगों ने धर्मत का युद्ध। दूसरा क्वेश्चन था वो 50 शब्दों में लिखना था। तो 50 शब्दों 5 से 6 लाइन या 7 लाइन के अंदर अंदर आपको इन क्वेश्चनों को लिखना था। तो पहला क्वेश्चन था ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को समझाना था, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को समझाना था कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, कहाँ है, कैसी, क्या, ये सब आपको समझाना था। और जो तीसरा हमारा प्रश्न था, ये था 200 शब्दों का, ये आपको 2 पेज में लिखना था। और इसमें हम लोगों ने पूछा था मनसबदारी व्यवस्था को समझाइए। इसके टॉपिक आपको पहले दे दिए गए थे, ठीक है। जैसे अब जो हमारा एक दिन और हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना, कल तक के लिए। कल भी आज हम लोगों का फ्री डेमो टेस्ट हुआ, कल भी, जैसे आज फ्री डेमो टेस्ट हुआ, कल भी फ्री डेमो टेस्ट होगा। तो जो कल के जो टॉपिक हैं वो हम लोगों ने आज डाल दिए हैं ग्रुप में। तो आप उनको पढ़ सकते हैं, आज पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ लें, दोपहर तक पढ़ लें, और फिर दोपहर में फिर पढ़ के उन टेस्ट को आप लिख सकते हैं और उसी ग्रुप में आप भेज सकते हैं। आपकी कॉपी सुबह चेक हो जाएगी। जैसे आज के टेस्ट की कॉपी कल उसको मिल जाएगी जिसने इस टेस्ट को दिया है। तो ये फ्री डेमो टेस्ट है, सभी इसको दे सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें 25 मिनट में देने थे, ठीक है ना। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि हमने किस प्रकार से किया। तो सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो था क्या, विदत। तो जब मैं आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहा था, तो ऋग्वैदिक काल में एक संस्था थी विदत। मैंने विदत के बारे में बताया था आपको। जो लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो उसमें मैं भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहा हूँ। वो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, फ्री लेक्चर हैं, वो आपके लिए फ्री। आप पूरे इतिहास को कवर कर सकते हैं, पूरा फर्स्ट पेपर कवर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सारे पेपर्स को कवर कराऊंगा। तो उसमें मैंने ये विदत क्वेश्चन दिया था। तो देखते हैं हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिखे हैं ऋग्वैदिक कालीन, पहला इसका पॉइंट लिखा मैंने। आपको 3 मार्कर में 3 डायमेंशन लिखनी है। आपको पेपर में 2020 के मेंस में वहाँ पर 3 लाइन मिलेंगी, ठीक है ना। आपको 3 लाइन मिलेंगी, 3 लाइन में से आपको लिखना है। और 3 की जगह 2 भी हो सकती हैं, क्योंकि 2020 के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 1 से 2 पंक्ति में लिखें, तो वो आपको 2 पंक्ति भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे 3 लाइन देंगे। और 2019 का जो पेपर था मेंस का, उसमें तो उन्होंने 3 लाइन दी थी, उसका फॉर्मेट डाल दिया था, क्योंकि अब ये 2020 की कॉपी है, उसका आयोग ने फॉर्मेट नहीं डाला है। तो इस हिसाब से हम चलते हैं कि हमें 3 डायमेंशन दे दिए केवल, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिख दिए। तो ये 5 पॉइंट जो लिखे हुए हैं, जो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये जो 5 पॉइंट लिखे, ये 5 पॉइंट आपको समझाने के लिए लिखें कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। आपको लिखना केवल 3 पॉइंट है, केवल 3 पॉइंट को आपको लिखना है, केवल 3 पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं विदत। विदत को मैंने लिखा है कि एक ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख प्रजातांत्रिक परिषद थी। कार्य मैंने इसके लिख दिए धार्मिक और असैन्य कार्य, ठीक है ना। धार्मिक कार्य करती थी, असैन्य कार्य करती थी। और फिर मैंने तीसरा इसमें पॉइंट लिख दिया, राजा को प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता करती थी, ठीक है ना। ये मेरे 3 पॉइंट हो गए, ये 3 मार्कर का क्वेश्चन हो गया। यदि मैं चाहूँ,
ठीक, तो मैंने पहला पॉइंट लिखा था ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख प्रजातांत्रिक परिषद, इसकी जगह मैं चौथा पॉइंट लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये चौथा पॉइंट उन्होंने आपको इसलिए बताया कि आप और प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। कई बुक्स में ये लिखा है कि आर्यों की सर्व प्राचीन सभा थी, ये आर्यों की क्या थी, सर्व प्राचीन सभा थी। ठीक है ना, तो आप सबसे ऊपर लिख सकते हैं यह आर्यों की ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की सर्व प्राचीन सभा थी। उसके बाद आप लिख दो कार्य, धार्मिक और सैन्य कार्य। अब आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, आपको ये पता है कि ये प्रजातांत्रिक परिषद थी, आपने ऋग्वैदिक राजनीति पढ़ी है, तो आप ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाली कि राजा को प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता, तो आप इस प्रकार की ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इन पॉइंट के अलावा भी आपको कई लोगों ने ये पॉइंट लिखा होगा क्वेश्चन आंसर में, ये वाला ये नीचे लिखा है ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबने लिखा होगा, 5वें नंबर का ये पॉइंट लिखा हुआ है ये, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि ऋग्वेद में विदत शब्द का 22 बार उल्लेख हुआ। ये दरबार लिखा है यहाँ पर दरबार हटा देना है, दरबार ये गलत शब्द यहाँ पर लिख गया दरबार, तो दरबार की आपको लिख लेना ऋग्वेद में विदत शब्द का 22 बार उल्लेख हुआ है। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको पहले नंबर पर लिख दो। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको 5वां जो पॉइंट है इसको आप क्या कहते हैं लिख दो, सबसे लास्ट में लिख दो आप, और कार्य को आप बीच में कर दो। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग की डायमेंशन को बढ़ाना, सोचना है कि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे आप राजनीति पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ याद होगी कि राजनीति में हम पढ़ रहे हैं, तो राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं, प्रशासनिक चीज़ें पढ़ते हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि ऋग्वैदिक काल में हमने राजनीति में भैया विदत को पढ़ा है, तो विदत को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप विदत के बारे में एक चीज़ अपने मन से लिख सकते हैं कि भाई राजनीति और प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये आपके मन का पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट जो है ना, ये मन का पॉइंट है। तो इस प्रकार से हम 3 मार्कर को कर सकते हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रजातांत्रिक परिषद, इस प्रकार से आप लिख सकते, प्रजातांत्रिक परिषद थी भैया, प्रजा की परिषद थी। कार्य धार्मिक और सैन्य कार्य करती थी, राजा को प्रशासनिक निर्णय में सहायता दी। और ध्यान रखिएगा, मैंने ये 5 पॉइंट लिखे हैं, ये 5 पॉइंट केवल आपको समझाने के लिखे हैं, आपको केवल 3 पॉइंट लिखना है। टेस्ट सीरीज में जो आप टेस्ट देंगे उसमें भी आपको 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे, आश्रम को देखते हैं। ठीक है ना, तो आश्रम में कई लोगों ने सही लिखा है। उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं सामाजिक जीवन, तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम का उल्लेख मिलता है। फिर वो कई काल जो होते हैं महाजनपद काल में भी देखने को मिलता है, फिर वो उत्तर वैदिक काल से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बताएंगे आश्रम को कि आश्रम था क्या। जैसे हम लोगों ने विदत को बताया था कि विदत आखिर थी क्या। पहला पॉइंट जो आपको लिखना है 3 मार्कर का, कोशिश करनी है कि उसका इंट्रो आप बताओ कि वो था क्या। ठीक है ना, तो आप आश्रम को लिख सकते हैं कि ये वैदिक कालीन प्रमुख सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है ना, ये वैदिक कालीन एक सामाजिक व्यवस्था थी, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वैदिक कालीन प्रमुख सामाजिक व्यवस्था थी। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया, मानव जीवन को 100 वर्ष का मानकर, 100 वर्ष को लिखा है यहाँ पर, का कर लेना, ये को लिखा है ना यहाँ पर, का कर लेना। तो मानव जीवन को 100 वर्ष का मानकर 4 आश्रमों में बांटा गया, ये भी सही बात है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि आश्रम में लिख दिए मैंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो मैंने 4 आश्रम बता दिए आश्रम डाल के, ये बीच में कॉमा है, इनके बीच में, ये बीच में कॉमा है, तो बीच में कॉमा लगा लेना। तो आश्रम को मैंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ में बांटे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, आपको 3 मार्कर लिख रहा है, आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, आप 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख सकते। फिर देखिए मैंने एक नीचे लाइन लिखी है, जो आपको बताने के लिए लिखी हुई कि यदि आपको आश्रम नहीं बता रहे आप, ठीक है ना, आश्रम आप नहीं बता रहे, तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि जैवली उपनिषद में। ठीक है ना, तो इसका पहली बार उल्लेख हुआ, पहली बार इसका उल्लेख जैवली उपनिषद में देखने को मिलता है, जैवली उपनिषद में पहली बार इसका उल्लेख देखने को मिलता है, आप ये देख सकते हैं। तो आपने जैसे लिखा वैदिक कालीन प्रमुख सामाजिक व्यवस्था, आपने इंट्रो बताने की कोशिश की। ऐसे ही मैंने विदत में किया था कि ऋग्वैदिक कालीन एक प्रमुख प्रजातांत्रिक परिषद, ये मैंने बताने की कोशिश की। ये वाला है ना, आर्यों की सर्वप्राचीन सभा थी, ये वाला भी पॉइंट आपको इंट्रो बता रहा है विदत का, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये सब लिखे हैं, इस बार इसमें लिखने की कोशिश की है। तो आप जैसे आप लिख रहे हैं वैदिक कालीन प्रमुख सामाजिक व्यवस्था, अब मानव जीवन को 100 वर्ष का मानकर 4 आश्रम में बांटा गया था, इसके नीचे आप ये लिख सकते हैं जैवली उपनिषद, ये वाली लाइन हटा के, या फिर ये तीसरी वाली लाइन को दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं, और उसके बाद ये जैवली उपनिषद में पहली बार इसको लिखते हैं, इस प्रकार। और कोशिश ये करनी है कि हमें सबसे पहला पॉइंट जो अपना है वो भी लिखना है भैया, उस प्रकार से लिखना है कि भाई इंट्रो हो जाए उस चीज़ का। अब धर्मत का युद्ध कई लोगों ने लिखा, ठीक है ना, कई लोगों ने धर्मत के युद्ध को लिखा हुआ है, अच्छा हुआ, अच्छा लिखा है, मैं देख रहा था। तो हमें 3 मार्कर लिखना है, तो 3 मार्कर हमें क्या लिखना है, केवल 3 लाइनें लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है। तो जैसे भी मैंने बताया था कि कोई भी 3 मार्क आ रहा है, सबसे पहले हमें उसके बारे में बताने की कोशिश करनी है कि भाई ये है क्या। तो मैंने बता दिया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध। फिर मैंने बता दिया औरंगजेब तथा मुगल शाही सेना, और मुगल शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, दारा कर रहा था मुगल शाही सेना का नेतृत्व। तो मैंने बता दिया औरंगजेब तथा मुगल शाही सेना दारा के मध्य हुआ। फिर इस युद्ध में इसका परिणाम बता दिया मैंने, इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई,
खत्म। अब मान लीजिए धर्मत का युद्ध आ गया और आपको केवल ये पता है कि भाई ये युद्ध है, उसमें लिखा है खुद की ये युद्ध है, आपको ये पता है कि धर्मत का युद्ध भैया मुगलों के समय हुआ था। अब आपको कुछ नहीं पता, तो आप इस प्रश्न, जब आपको कुछ नहीं पता धर्मत के युद्ध के बारे में, धर्मत के युद्ध के बारे में आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, नथिंग, आपको कुछ नहीं पता कि भाई धर्मत के युद्ध है क्या, ठीक है ना, उसके कोई भी पॉइंट नहीं पता, लेकिन आपको ये पता कि उसमें लिखा ही हुआ है धर्मत का युद्ध, और आपको इतना ध्यान आ रहा है कि भाई ये मध्यकालीन का है। तो आप देखिए एक लाइन, ये देखिए मैंने जो ये पहली लाइन लिखी है, ये लाइन कहीं से याद नहीं करनी है आपको, ये लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध। आप ये लिख सकते हो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध, समझ रहे ना। जैसे मुगल काल का कोई शासक आ जाता है, शेरशाह सूरी आया था, आपको पता है कि मुगलों के समय आया था। अब शेरशाह सूरी के बारे में आपको कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं पता आपको, तो आप ये लिख सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख शासक, आप इतना लिख सकते हैं। जहां आप उस क्वेश्चन को धर्मत का युद्ध या शेरशाह सूरी, आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताते, आप छोड़ के आए थे, आपको जीरो मिलता, आप वहां पर इतना लिख के आएंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध, या आप केवल इतना लिख के आएंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख शासक, तो आपको वहां पर वो एक नंबर दे देगा, एक नंबर आपको दे देगा, आपके एक नंबर पक्के हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन तीनों करना है। फिर मैंने देखिए इसके नीचे कुछ और पॉइंट भी लिख दिए धर्मत के युद्ध में, याद रखिएगा आपको केवल 3 पॉइंट लिखने हैं, केवल 3 पॉइंट, ठीक है ना। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें इतने सारे पॉइंट डाले हुए हैं। तो अब ये युद्ध उत्तराधिकार के लिए किए गए युद्ध का हिस्सा था, सबको पता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं कि ये उत्तराधिकार के युद्ध के लिए किए गए युद्ध का हिस्सा था। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पहले नंबर पे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को, समझ रहे ना आप, इस पॉइंट को आप पहले नंबर पे भी लिख सकते हैं कि ये युद्ध जो है वो उत्तराधिकार के लिए किया गया युद्ध था, ठीक है ना। औरंगजेब तथा शाही मोगल सेना के मध्य हुआ युद्ध। यदि आपको कुछ याद नहीं आता तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखने इसके बारे में कि उज्जैन से 14 मील की दूरी पर है धर्मत स्थान, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। आपको ये चीज़ याद है, कई लोगों ने डाला हुआ है, लेकिन आपको शुरुआत 3 मार्कर की इस प्रकार करनी है कि आप पहली बार में उसका ये बता दो कि भाई है क्या, ये चीज़ है क्या। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध, मैं ऐसा बता दूंगा। तो और ये चीज़ मैंने याद भी नहीं की है, इस पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है पहले पॉइंट को, ठीक है ना। औरंगजेब तथा मुगल शाही सेना के मध्य हुआ, इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई, ठीक है ना। या फिर इस युद्ध में यह युद्ध उत्तराधिकार के लिए युद्ध का हिस्सा था, इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। या उज्जैन से 14 मील, जो तीसरा ध्यान नहीं है, लिख दो उज्जैन से 14 मील, जो लेकिन जो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपको 3 मार्कर दिला देंगे, वो 3 नंबर दिला देंगे 3 मार्कर। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो अपनी डायमेंशन को इतना ज़्यादा बढ़ा लेना है आपको, किस प्रकार से करना है। फिर हम देखते हैं दूसरा, मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक कालीन समाज, मैंने दिया था कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को समझाना था, ठीक है ना। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को समझाना था। तो इसमें मैंने अब कई लोगों ने, मैं कॉपी देख रहा था, कई लोगों ने लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपको पता होगा कि 6 लाइन, केवल 6 लाइन जो है, 6 लाइन्स, समझ रहे ना, ये 6 लाइन्स मिलनी है केवल, उसमें लिखा है 5 से 6 लाइन। तो आप प्रैक्टिस करो कम से कम 7 लाइन में, क्या आप 7 लाइन लिखो बस, 7 लाइन से ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी कोशिश मत करो। 7 से 8 लाइनों के अंदर आप करने की कोशिश करो। 7 से 8 लाइनों में आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप कम से कम उसको 6 लाइन में, जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे देखिए कॉपी ऐसी आएगी कि उसमें 6 लाइन फिक्स दी होंगी। 2018 जैसी कॉपी नहीं आएगी, जैसी 2019 में कॉपी आई थी ना कि 3 पेज है ना, 3 ही पेज हैं, और 1 पेज है तो 1 ही पेज है, 6 मार्कर को 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो ऐसे ही आना है कॉपी। वहाँ पर 3 मार्कर के 3 लाइन दी गई, तो ऐसी कॉपी आएंगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, आपको केवल 7 लाइन है। कई लोगों के मैं देख रहा था उत्तर के, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या कहते हैं, जो इंट्रो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया, इंट्रो 2-3 लाइन का लिख दिया, फिर ये विशेषताएं उन्होंने बहुत ज़्यादा लिख दी, ज़्यादा कर दी। इस तरीके से नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से आपको लिखना है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मैंने क्या लिखा, मुझे 6 लाइनों में इसको लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा कि ऋग्वैदिक समाज मूलतः कबीलाई समाज था। मैंने बता दिया ऋग्वैदिक समाज मूलतः कबीलाई समाज था। मेरे पास 6 लाइन है, मैंने लाइन बर्बाद नहीं करती, विशेषता लिखी, और इसमें नीचे विशेषताएं लिखी। आप विशेषता के सामने ही पहला पॉइंट डाल देना, यहाँ पर पहला पॉइंट डाल के आप लिख देना यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले बता दिया वर्ण व्यवस्था, तो मैंने बता दिया कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, सबको पता है ऋग्वैदिक काल में। फिर मैंने बता दिया पितृसत्तात्मक समाज, तो पुरुषों की प्रमुख भूमिका, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर मैंने लिख दिया संयुक्त परिवार प्रणाली, कई पीढ़ी के लोग साथ रहते थे, ठीक है ना। फिर मैंने बता दिया चौथा पॉइंट, स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, यज्ञ और विधत में भाग लेने की अनुमति थी इनको। फिर मैंने बता दिया खान पान शाकाहारी और मांसाहारी थे। फिर मैंने बता दी शिक्षा कर्म आधारित शिक्षा थी। आप चाहो तो यहाँ तक लिख दो, इसको यहाँ तक कर दो, आपको लग रहा ज़्यादा हो गया 5 से 6 लाइन, तो यहाँ तक कर दो, आप यहाँ तक कर दो, ठीक है ना। तो इतना हो रहा है, इतना लिखना है आपको, एक्चुअलिटी में आपको इतना मिलेगा। तो कोशिश यही करना है कि 7 से 8 लाइनों में आप उसको लिखो,
इससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना लिखो। इस तरीके से स्मार्टनेस की तरह साथ लिखो, कर्म आधारित। अब यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है। यदि आपको लगता है कि आपका पेज इतना बड़ा है, यहाँ तक पेज है आपका, तो कर्म आधारित व्यवस्था थी। प्रतिशत पुरुषों की प्रमुख भूमिका थी, ठीक है ना। संयुक्त परिवार प्रणाली, कई पीढ़ियों के लोग साथ रहते थे, संयुक्त परिवार था। स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। और बताएं 2-3 स्त्री बता सकते हैं आप यहाँ पे, यदि आपको जगह मिलती है लोप मुद्रा वगैरह ये सब लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये कंप्यूटराइज है। और ये तो मैं आपको ये ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी कॉपी में या आयोग की कॉपी में ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको शिक्षा कर्म आधारित शिक्षा थी। और लिख देना है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को उनके कर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। खान पान शाकाहारी मांसाहारी। एक चीज़ और जोड़ सकते हैं आप, वस्त्र सूती ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। मनोरंजन को आप जोड़ सकते हो, समाज की व्यवस्था बता रहे हैं। मनोरंजन हो गया, वस्त्र हो गया, शिक्षा हो गई, खान पान, मनोरंजन, वस्त्र, ये लगभग सब में एक से रहने। हमको पहली यूनिट जो है फर्स्ट पेपर की, उसमें आपको यही पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, ठीक है ना, उसमें लिखा है। तो इस 10वीं सदी तक सामाजिक आर्थिक धार्मिक इतिहास पढ़ना है। तो सब ये सामाजिक इतिहास धार्मिक इतिहास हर पॉइंट का आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो कई लोगों ने लिखा है, लेकिन इंट्रो बहुत बड़ा लिख लिया, उसमें आपको ध्यान रखना 5 से 6 लाइन आपके पास है, 5 से 6 लाइन के ज़्यादा आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने पहले लिख दिया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो थी वो मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में स्थित थी। यह एक ब्लॉक माउंटेन है, मैंने बता दिया एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है ना। फिर मैंने बता दिया कि इसका निर्माण इसका आद्य महाकल्प तथा क्रिटेशियस युग में हुआ है। जब आप लोग इस बार भूगर्भ शास्त्र जुड़ा हुआ है आपके विषय, आपके सब्जेक्ट है भूगर्भ शास्त्र एक, ठीक है ना, 3rd यूनिट में। तो भूगर्भ शास्त्र में आप इन सारे युगों को पढ़ोगे। आपने ये युग कई जगह पढ़ोगे, आद्य महाकल्प, क्रिटेशियस, इन सारे युगों को आप पढ़ेंगे। क्रिटेशियस युग, आद्य महाकल्प, जुरासिक युग, ट्रियासिक युग। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आपको सारे ये बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई आद्य महाकल्प, क्रिटेशियस युग हैं क्या, ठीक है। ये सबसे प्राचीन युगों में से है, आद्य महाकल्प, क्रिटेशियस भी। तो इस प्रकार से देखेंगे। फिर मैंने इसका विभाजन बता दिया, देखिए आप उप विभाजन। तो मैंने बता दिया राजपीपला श्रेणी, भैया ये है राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी, मैकल श्रेणी। तो राजपीपला श्रेणी पश्चिमी हिस्सा, इसके अंदर बड़वानी पहाड़ी, अखरानी पहाड़ी और भी पहाड़ियाँ हैं, उनको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर मैंने बता दिया मध्य श्रेणी हिस्सा, तो ग्वालियर श्रेणी, महादेव श्रेणी। फिर मैंने बता दिया मैकल श्रेणी अर्धचंद्राकार रूप में है, ठीक है ना। अमरकंटक पहाड़ आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अमरकंटक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ये जो है कंप्यूटराइज है, आपको ये दिख रहा होगा। अब जैसे उप विभाजन बिल्कुल उसके नीचे आना है, जस्ट यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर से उप विभाजन लिखना था। तो उसके बाद में ये सब श्रेणी आती, तो ये बड़ा दिख रहा है आपको, तो आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको 5 से 6 लाइनों में ये आ जाएगा आराम से, इस तरीके से आप करोगे। उसके बाद मैंने बता दिए जिले, बता दिए मैंने कि भाई ये जिले हैं, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, सिंगरौन, होशंगाबाद, सिवनी, अनूपपुर, बैतूल, ये सब बता दिए मैंने। और आदि लिख दिया कि और भी जिले हैं वो। आप चोटियाँ बता दी मैंने, धूपगढ़ 1350 सबसे ऊंची चोटियाँ, बिजलगढ़, कालीभीत, ये चोटियाँ बता दी। आपको इस तरीके से करना है कि आप डायमेंशन ज़्यादा खोलो, भाषा कम लिखो, कम भाषा में आप पूरी डायमेंशन खोलो। मैंने तो कितनी सारी डायमेंशन खोल दी। मैंने सतपुड़ा पर्वत बता दिया, इसमें मैंने ब्लॉक माउंटेन बता दिया कि ये ब्लॉक माउंटेन है। फिर मैंने बता दिया निर्माण इसका, आद्य महाकल्प, क्रिटेशियस युग में निर्माण बता दिया इसका। फिर मैंने इसका उप विभाजन बता दिया। उप विभाजन के अंतर्गत मैंने इसकी पहाड़ी बता दी, देखो आप पूरी, बड़वानी पहाड़ी, अखड़ानी पहाड़ी, ग्वालियर श्रेणी, महादेव श्रेणी, सब बता दिया, अर्धचंद्राकार रूप बता दिया मैंने। फिर मैंने बता दिया जिले, बुरहानपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी। चोटियाँ बता दी मैंने, धूपगढ़, बिजलगढ़, कालीभीत। इसके बाद मैंने इसको यहीं पर समाप्त कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर और भी चीज़ें जोड़ सकते हो अपने हिसाब से। 5 से 6 लाइन आपको याद रखना है, 7 लाइन। अभी आप जब टेस्ट सीरीज देंगे, जो लोग भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो आप टेस्ट सीरीज देंगे उसमें आप 8 लाइन तक, 7 लाइन तक लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 10-12 लाइन में वो चीज़ जा रही है। तो यहाँ पर आप मिट्टी बता सकते हैं, फसल बता सकते हैं, उसके बाद की फसल कौन कौन सी थी, ठीक है ना। तो मिट्टी बता दो आप, सॉइल बता दो आप, ठीक है ना, क्रॉप बता दो आप, फसल बता दो आप। तो इस प्रकार से आपको बता देना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने बताया था ब्लॉक माउंटेन, तो ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है ना। कई लोग इसको हॉर्स्ट पर्वत भी बोलते हैं कि हॉर्स्ट पर्वत। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक माउंटेन के बारे में बता दूं कि ब्लॉक माउंटेन होता क्या है। देखिए, ये कोई भी पहले मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई हिस्सा है, ये पृथ्वी का हिस्सा है। अभी जो है ये सीधा है, मतलब ये अध्याय यहाँ पे आप खड़े हैं, मान लो ये कोई पेड़ लगा इसके ऊपर, ये पेड़ लगा इसके ऊपर, ठीक है ना, आप खड़े हैं। तो ये पृथ्वी का हिस्सा है, इसमें तनाव बल लगता है, ये लगा तनाव बल, ये एक इस साइड, ये इस साइड खींच रहा तनाव बल, 2 तनाव बल लग गए, और ये एक इस साइड खींच रहा है इसको तनाव बल, ठीक है ना। आप समझ रहे ना, ये तनाव बल इसको खींच रहे हैं पृथ्वी के हिस्से को। तो क्या होगा, जो अगल बगल के हिस्से हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है ना, ये 1 और 2 जो हिस्से हैं, ये क्या होते हैं, नीचे दब जाते हैं। और ये जो
ये वाला हिस्सा है, ये बीच वाला जो मिडिल वाला हिस्सा, ये एम बता दिया, ये एम जो हिस्सा है ना, ये एम, ये ऊपर हो जाता है। तो इसका डायग्राम फिर इस प्रकार से हो जाएगा, ये देखिए, ये जो चीज़ है, ये देखो, ये नीचे धस गए, ये धस गए नीचे, ये धस गए नीचे, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है, ये है ब्लॉक माउंटेन, इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। माउंटेन कई प्रकार होते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। फोल्डेड माउंटेन होते हैं, हिमालय क्या है, फोल्डेड माउंटेन है। तो ये ब्लॉक माउंटेन है कि अगल बगल के हिस्से, देखो ये अगल बगल के जो हिस्से थे, ये वाले हिस्से ये धस गए, ठीक है ना। और ये धस गए नीचे, तो जो बीच का हिस्सा था ये अपने आप ऊपर रह गया, अगल बगल के हिस्से धस गए। तनाव बल के कारण, ये तनाव बल, एक बल इस साइड लग गया, एक बल इस साइड लग गया, उन्होंने बना दिया क्या, इन्होंने बना दिया ब्लॉक माउंटेन, ठीक है ना। और होस्ट पर्वत क्या कहलाता है, होस्ट पर्वत जो होता है, जब ये देख रहे हैं ना आप, ये तनाव बल इस साइड लग रहा है, जब ये दोनों बल ऐसे लगने लगे, बिल्कुल इस तरीके से लगने लगेंगे, कंप्रेशन बल, ठीक है ना, ऐसे कंप्रेस करने लगेंगे, तो क्या होता है, ये जो बीच का हिस्सा होता है, ये बीच का हिस्सा उठ जाता है, ठीक है ना। अगल बगल के नीचे रह जाता है, बीच का हिस्सा ऐसा उठ जाता है, तो ये हो जाता है होस्ट पर्वत। तो ये एक सी चीज़ है, बस ये देखना है कि तनाव बल में अगल बगल के हिस्से जो है वो नीचे रह जाते हैं, और इसमें कंप्रेशन बल लगता है, तो वो होस्ट पर्वत कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो आपको इसमें और सारे पॉइंट भी जोड़ देना है, मिट्टी जोड़ दी, जिले मैंने जोड़ दिए, चोटियाँ जोड़ दी, आप मिट्टी जोड़ दो, और भी चीज़ें जोड़ दो। फिर हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मनसबदारी व्यवस्था। जिन लोगों ने अभी मुगल प्रशासन को पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि मनसबदारी व्यवस्था थी, अकबर ने इसको चालू की। ये क्या थी, पदाधिकारी व्यवस्था थी अकबर लाया था। अकबर मंगोलों से प्रभावित था, मंगोल सेना में, मंगोल थे आक्रमणकारी थे, आपको पता होगा, मंगोल कबीलाई लोग थे, आक्रमणकारी थे। चंगेज खान का आपने सुना होगा, मंगोल था वो, ठीक है ना। तो उनका भाई सल्तनत काल में बहुत दहशत थी उनकी, ठीक है ना। सल्तनत काल में मंगोलों का आक्रमण होता रहता था। जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, मनसबदारी व्यवस्था को पढ़ना है। तो हम मनसबदारी व्यवस्था को देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था ये है। तो मैंने सबसे पहले इसका इंट्रो लिख दिया, कई लोगों ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की एक पदाधिकारी व्यवस्था थी। मैंने बता दिया, मुगलों की एक पदाधिकारी व्यवस्था थी, जिसे मंगोलों से प्रभावित होकर अकबर द्वारा लाया गया। मंगोलों से प्रभावित था अकबर द्वारा उसको लाया गया। तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है ना। ये आप चाहो तो उसमें लिख सकते पदाधिकारी के कोष्टक में कैडर लिख सकते, जैसे IAS IPS का कैडर होता है राज्यों में, वैसे आप कैडर, ये कैडर व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था। अब मैंने फिर उसके बाद इसके उद्देश्य लिख दिया। आप चाहो तो किसी अन्य प्रकार का भी लिख दो। आप लिख दो कि ये अकबर की एक प्रमुख या मुगल काल की एक प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये प्रशासनिक व्यवस्था भी है, ये सैन्य व्यवस्था भी है। प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के लिए इसको लाया गया था, मनसबदारी व्यवस्था को। तो आपको उस तरीके से इसको करना है। फिर मैंने उद्देश्य बता दिया कि उद्देश्य क्या भैया। तो उद्देश्य मैंने बता दिया कि साम्राज्य का प्रशासनिक एकीकरण, साम्राज्य का प्रशासनिक एकीकरण करना था, इसलिए मनसबदारी व्यवस्था लाई गई। शक्तिशाली सेना का संगठन करना, भैया इतना विशाल मुगल साम्राज्य है, ठीक है ना, नर्मदा तक फैला है, खानदेश, जो नर्मदा के नीचे खानदेश था बुरहानपुर में, वहाँ तक फैला है। मालवा को भी अकबर ने जीता था, बाज बहादुर को भी जीता था, ठीक है ना। गोंडवाना पर भी अटैक किया था, रानी दुर्गावती पर अटैक किया था। तो यहाँ तक उसका साम्राज्य इतना बड़ा, तो इतने बड़े साम्राज्य पश्चिमोत्तर हिस्से में भी था, अफगानिस्तान साइड, पाकिस्तान साइड, तो इतने बड़े हिस्से में कैसे करें। तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो राजा थे, उनको मनसब प्रदान किया। तो मनसब के अंतर्गत उनकी जात डिसाइड कर दी कि भाई आपको इतनी जात की दे दी कि 500 का जात रैंक है आपका, 500 जात रैंक के हिसाब से आपको घोड़े रखने थे उतने। तो उस समय बताते हैं कि अकबर के समय राजा मान सिंह थे, वो 5,000 वाले मनसबदार थे। सबसे बड़े मनसबदारों में से एक थे राजा मान सिंह। मान सिंह आपने नाम सुना होगा, चित्तौड़ पे जब चढ़ाई की थी अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए, तो मान सिंह ने क्या किया था, उनकी सेना का नेतृत्व किया था। अकबर खुद गया था चित्तौड़ वाली में लड़ाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखना है। फिर मैंने देख लिया, और राज्यों को मजबूती तथा स्थायित्व प्रदान करने जैसे उद्देश्य थे। फिर मैंने बता दी मनसबदार की श्रेणी, भैया इसमें श्रेणी कौन कौन सी थी। तो 10 से 500 जात रैंक, उनको बोला जाता था मनसबदार। 500 से 2500 जात रैंक, उनको बोला जाता था अमीर। 2500 से 2500 जात रैंक, 2500 से 5000 जात रैंक, या 2500 से अधिक, इनको अमीर आजम बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद मैंने देख लिया इसकी विशेषताएं, कि भाई विशेषताएं कौन कौन सी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर बिंदु लिखे, ये पहला दूसरा तीसरा पॉइंट है। फिर यहाँ से चौथा पॉइंट सही लिखा है, ये चौथा सही लिखा है। तो पहला पॉइंट है, मनसबदार की नियुक्ति जो है वो बादशाह द्वारा की जाती। बादशाह मनसबदार की नियुक्ति करता था, जो उसके व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर करता था कि वो सही मनसबदार की नियुक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि बादशाह सही निर्णय ले रहा है तो वो राज्य के लिए अच्छा होगा। फिर देखते थे दूसरा, विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति, पद प्रतिष्ठा वेतन के साथ। विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति होती थी, पद प्रतिष्ठा वेतन के साथ। पद भी मिलता था, प्रतिष्ठा भी मिलती थी, वेतन भी मिलती थी भैया।
जिनको वेतन नहीं मिलती तो उनको जागीर मिलती थी। तो इस प्रकार से फिर देखते हैं तीसरे में मैंने लिख दिया जात और सवार। अब जात और सवार इस प्रकार जात, अब जात को हम देखते हैं, जात क्या था, ये पद प्रतिष्ठा व वेतन को बतला रहा था। जैसे मैंने आपको बताया ना पहले 500 जात, 500 जात, तो ये 500 जात जो वही चीज़ है। फिर मैंने बताया सवार, सवार का मतलब था घोड़सवारों की संख्या, ठीक ना, 500 जात, तो जात के हिसाब से सवारों की सवार निर्धारण होता था, मतलब घोड़सवारों की संख्या बताता था सवार। तो जितनी जात होगी वो उतनी घोड़सवार रखा है, उसके लिए एक निश्चित संख्या थी। फिर मैं दूसरा देख लेता हूँ, चौथा पॉइंट आ गया। अब चौथा पॉइंट में देख लेता हूँ कि व्यवस्था में जात के आधार पर आह्वान होता था, जात के आधार पर पहुंचाया जाता था। शिवाजी को आपने शिवाजी का किस्सा सुना होगा, जब औरंगजेब के दरबार में गए, उनको ले गए थे, ठीक है, जयसिंह ले गए थे उनको औरंगजेब के दरबार में, तो उनको 5000 के वो 500 की या 5000 की मनसबदारी में उनको खड़ा कर दिया था, मनसबदारी के उसमें जात में खड़ा कर दिया। तो वहाँ से गुस्सा हो गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने औरंगजेब से कभी भी वो नहीं किया, है ना, औरंगजेब ने। तो उसके बाद उनको वहाँ पे कैद कर लिया था, फिर वो टोकरी से निकल गए। तो ये आपने कहानी सुनी होगी। जब हम मराठा एम्पायर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें, हम कहानियाँ सब कुछ देखेंगे। मैं फ्री लेक्चर उनके डालूंगा रिकॉर्डेड, आपको बस ग्रुप से जुड़े रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, व्यवस्था में जात के आधार पर आह्वान होता था, उस पर आधारित व्यक्ति एक निश्चित सैन्य टुकड़ी रखता था और राजा के लिए युद्ध और प्रशासन का करता था। भैया जात पर आधारित आह्वान, उसको जात से पुकारते थे, वो एक निश्चित सैन्य टुकड़ी रखता था तथा राजा के लिए युद्ध व प्रशासनिक कार्य करता था, ठीक है, ये क्लियर हो गई। युद्ध के लिए, राजा के लिए युद्ध भी करता था, उस क्षेत्र का जहाँ पे वो है वहाँ वो प्रशासन भी करता था, वो क्षेत्र मुगल के अंदर, जैसे मुगल के अंतर्गत मारवाड़ क्षेत्र था राजपूतों का, तो राजपूतों का जो मारवाड़ क्षेत्र था वो आता था मुगल साम्राज्य में, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय राजा थे जो मारवाड़ के, ठीक है ना, जयमल वगैरह जो थे वो राजा थे मारवाड़ के। मारवाड़ बोल रहा हूँ, मेवाड़ नहीं बोल रहा हूँ, मेवाड़ कभी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की मेवाड़ ने, मैं बोल रहा हूँ मारवाड़। तो मारवाड़ जो थे, तो मारवाड़, तो वहाँ पे जो राजा हैं, तो वो राजा वहाँ पे प्रशासन करेंगे और सेना भी रखेंगे, और जरूरत पड़ने पर वो सेना उपलब्ध कराएंगे इसको, मुगल शासक को वो सेना उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और वो उस क्षेत्र में मारवाड़ में प्रशासन करेंगे, ठीक है ना, और वो मारवाड़ किसके अंडर में है, मुगल सेना के अधिपत्य में। तो इस प्रकार से फिर देखते हैं मनसबदारी को नगद वेतन व भूमि, मनसबदार को, अब ये मनसबदारी लिखा है यहाँ पर, मनसबदार है, मनसबदार को नगद वेतन व भूमि प्रदान की जाती थी। अब जिन्हें वेतन मिलता था उन्हें नगदीश बोलते थे, उनको नगदीश बोलते, और जिन्हें भूमि मिलती थी उन्हें जागीरदार बोलते थे। आपने जागीरदार तो अभी कई लोगों ने सुना होगा कि वो बताते होंगे कि मैं यार इस गांव का जागीरदार था, कभी आप मिले हो किसी ठाकुर लोगों से मिले हो, आप कभी तो बता देते कि यार भाई मैं इस गाँव का जागीरदार था, या मेरे पूर्वज इस गाँव के जागीरदार थे। तो इस प्रकार से जागीरदारी आपने देखो, जागीर मिल जाती थी कि वहाँ पे आप प्रशासन करो, सैन्य टुकड़ी रखो, और वहाँ से आप प्रशासन को, और आप वहाँ से कर वसूलो और कर को भेजो, या फिर उनको नगद वेतन मिलता था कि भाई आपने जो नगद वेतन वाले क्या करते थे कि वहाँ पे प्रशासन करते थे, सैन्य टुकड़ी रखते थे, लेकिन वहाँ से जो कर, उस क्षेत्र से जो कर लेते थे वो कर क्या करते थे, वो मुगल प्रशासन को भेजते थे, और उनको वहाँ से मुगल प्रशासन से उनको क्या मिलती थी, नगद वेतन मिलती थी। जो जागीरदार होते थे वो क्या करते थे, उनको नगद वेतन नहीं मिलती थी, तो वो उस क्षेत्र में प्रशासन करते थे, उस क्षेत्र से कर वसूलते थे, उस कर का उपभोग करते थे स्वयं, थोड़ा बहुत पहुँचाते थे मुगल प्रशासन, थोड़ा बहुत दे देते थे, और ज़्यादातर खुद रख लेते थे क्योंकि उनको नगद वेतन नहीं मिलता था, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं सारी व्यवस्था। अब ये सारी जो व्यवस्था थी इसको मीर बख्शी नामक सैन्य अधिकारी देखता था। एक अधिकारी था मीर बख्शी, वो सैन्य विभाग का अधिकारी था, उसको नियुक्त किया गया था काय के लिए, इन सब जो ये जात आधारित जो पदवी थी इनको देखने के लिए, उनकी सवाल की जांच करने के लिए, उनके घोड़ों की जांच करने के लिए, भाई ये सही तरीके से कर रहे कि नहीं कर रहे। फिर हम देखते हैं मिश्रित दस्ते थे। तो मिश्रित दस्ते का मतलब है कि जो एक दस्ता होता है कि 100 सैनिक का दस्ता है, उसमें मुगल सैनिक भी थे, पठान सैनिक भी थे, राजपूत सैनिक भी थे, ठीक है ना। तो ये मिश्रित दस्ते बनाने का मतलब ये था कि मिश्रित दस्ते बना दिए, इसका मतलब ये था कि मुगल सैनिक भी, पठान सैनिक भी, राजपूत सैनिक भी, ये कभी विद्रोह नहीं करेंगे, या इनमें कभी इस प्रकार की एकता नहीं आएगी कि ये मुगल प्रशासन के खिलाफ विद्रोह करें। तो दो, जैसा कि लिखा है कि कबीलावाद व संकीर्णता को कम करने का प्रयास किया गया। जो कबीलावाद और संकीर्णता थी उसको कम करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो ना कबीलावाद बने, ना उनके बीच में वो हो, ना संकीर्णता हो। जैसे आप देखते हो कि आजकल क्या, अभी ब्रिटिश काल से ही इंडियन आर्मी में आप देखते हो कि राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है ना, और पंजाब रेजिमेंट है। तो इस पे ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भाई ये जातिगत आधारित रेजिमेंट क्यों, इनमें केवल राजपूत सैनिकों की भर्ती होती है, इसमें केवल पंजाबी की भर्ती होती है इसमें। तो इसके पहले सेना ने तर्क दिया था, एक रिपोर्ट आई थी द हिंदू में, आप लोग पढ़ते हो न्यूज़, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी, उस सेना ने ये बोला था कि भैया कि जो जात आधारित सैनिक हैं, इससे हमें ये मिलता है कि जब ये लोग लड़ते हैं, युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं, जैसे राजपूत हैं या फिर जो पंजाबी हैं,
तो वो एक साथ नारा लगाते हैं, उनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता होती है, वो इस तरीके से लड़ते हैं, मतलब वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, उनके बीच मतभेद कम होते हैं क्योंकि वो एक ही क्षेत्र से होते हैं, एक ही जात के होते हैं, और एक, समझ रहे ना, तो एक ही उसके होते हैं, पंजाबी हैं, तो वो उनका एक नारा था, जो बोले सोनिया सत श्री अकाल, और बस सब लड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से तो ये चीज़ दी थी सेना ने। लेकिन कई लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि भैया ऐसा क्यों होता है कि राजपूत सैनिक, ये तो जातिगत चीज़ें हो गई, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो अब जो ये थे, मुगल नहीं चाहते थे कि भैया राजपूत उठे, मुगल उठे, पठान उठे, ठीक है ना, तो मुगल सैनिक थे, पठान सैनिक थे, ये सब थे, अफगान सैनिक थे, अफगानों से लड़ाई थी मुगलों की बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, शेर शाह सूरी ने हराया था, हुमायूं को भगा दिया था, तो इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं लाभ, देख लेते हैं हम थोड़े से लाभ देख लेते हैं। देखो जैसा मैंने चीज़ें आपको डाली हैं, आपको ये कंप्यूटराइज है, इसमें आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी सी दिख रही होंगी। जब आप अपनी 2 पेज में जब इसको करने बैठोगे ना 8 मिनट में, आपको 8 मिनट में करना है, तो आपको ये बहुत बड़ी लगेंगी, ठीक है ना। जब उसको भरना, अपने कॉपी के 2 पेज भरना अच्छे तरीके से, तो ये चीज़ें आपको बहुत बड़ी लगेंगी। फिर मैं देखते हूँ लाभ देख लेते हैं। तो मुगल शासन का राजनीतिक एकीकरण हुआ, मुगल सैन्य व्यवस्था मजबूत हुई। तो लाभ ये होगा, मुगल शासन का राजनीतिक एकीकरण हो गया और मुगल सैन्य व्यवस्था मजबूत हुई। आप चाहो तो उसको डाल सकते हो, आप चाहें तो इसको डाल दें, आप ना चाहें तो उसको ना डालें। मुगल सैन्य व्यवस्था मैंने 2 ऐसी लिख दी, मुझे लगा कि लाभ लिख देना चाहिए तो मैंने लाभ लिख दिया। फिर मैंने बता दिया, और बादशाह की शक्ति को बढ़ावा, ये तीसरा लाभ था, बादशाह की शक्ति को बढ़ावा। 2 लाभ मैंने पहले लिख दिए और ये तीसरा लिख दिया, बादशाह की शक्ति को बढ़ावा। फिर आप देखो मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन। अब देखो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय से चालू हुई, और फिर जो 3 शासक हुए अकबर के बाद, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, औरंगजेब आया, तो इनके काल में क्या हुआ भैया, चेंजेस देखने मिले मनसबदारी व्यवस्था में। तो उन चेंजेस को मैंने भी इसमें लिख लिया, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन था कि मनसबदारी व्यवस्था को समझा, तो मनसबदारी व्यवस्था में जो जो हुआ हम वो लिख सकते हैं। तो आप ये देख रहे होगे कि इस क्वेश्चन में मैं केवल विशेषता नहीं बता रहा हूँ, मैं उद्देश्य भी बता रहा हूँ, लाभ भी बता रहा हूँ, जात भी बता रहा हूँ, सवारी बता रहा हूँ, उनकी रैंक को भी मैंने लिख दिया। मैंने कम से कम 4-5 पॉइंट बना लिए। देखो ये मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन, ये भी मैंने एक पॉइंट बना लिया। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन। आप जितनी डायमेंशन, एक क्वेश्चन में आप जितनी डायमेंशन खोलेंगे, ठीक है ना, उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वो देखेगा यार बहुत सारी चीज़ें इसने लिखी हैं खोल। यदि आप इसी चीज़ को, मैंने देख रहा हूँ कई बच्चों की कॉपी को मैं लिख रहा हूँ, वो क्या करते हैं, एक पेज में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया उन्होंने, पूरा पेज भर दिया, तो इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप लिख तो सही रहे हो, वो आपका जांचेगा भी नहीं, वो देखेगा भी नहीं, वो आपको 5 नंबर दे देगा, 11 में से 4 नंबर दे दे, क्या पता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दूर दूर साफ साफ लिखना है, भले ही कम लिखो लेकिन साफ साफ लिखो, 2 पेज की में लिख दो। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहांगीर के काल में क्या परिवर्तन आया। तो जहांगीर के काल में 2 अस्पा से अस्पा प्रणाली लाई गई। अब इसके तहत जहांगीर ने जात पद में परिवर्तन किए बिना सवारों की संख्या को बढ़ाया। अब भैया जात पद में परिवर्तन नहीं करना चाहते, जात पद में परिवर्तन करते तो क्या होता भैया कि आपको ज़्यादा वेतन देने पड़ते, ठीक है ना। और आपको क्या करना था, जात पद में परिवर्तन भी करना था और वेतन भी नहीं देना था उनको, और उनके सवारों की संख्या में वृद्धि करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, 2 अस्पा से अस्पा प्रणाली चला दी कि भैया जात पद में परिवर्तन भी नहीं करना पड़े और सवारों की संख्या बढ़ जाए। फिर शाहजहां के समय में मासिक वेतन देने लगे भैया। पहले साल भर का वेतन मिलता था, नकदीश होते थे और जागीरदार होते थे, वो बोलने लगे भाई मासिक वेतन ले लो आप। औरंगजेब के समय क्या हुआ, मशरूत प्रणाली आ गई। मशरूत जो शब्द है, मशरूत, इसको आप देख लेना, मशरूत है कि कुछ और है, वहाँ पे आप ग्रुप में कमेंट भी कर सकते हैं, पर्सनल ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि मशरूत ये कुछ और। मैं इस वर्ड को लेकर, मशरूत को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, तो आप थोड़ा देख लीजिए। अब इसके तहत मशरूत प्रणाली औरंगजेब के समय, इसके तहत महत्वपूर्ण मनसबदारों के रैंक को युद्ध अभियान पर जाते समय बढ़ा दिया जाता था तथा अभियान पूरे होते ही उसे रैंक को घटा दिया जाता। अब युद्ध अभियान पर जैसी कोई मनसबदार जाता था तो उसके रैंक को या उसकी जात को, रैंक का मतलब जात को बढ़ा देते थे, और जब वो वापस लौटता था तो उसकी जात को घटा देते थे। इससे क्या होता था, वो यहाँ से आता था तो वो भर के आता था जोश में कि हार्ड अब तो जाके युद्ध बहुत अच्छे लड़ना है, मुझे इतना ज़्यादा सम्मान मिल गया। वापस आया, उसके छोड़, उसका वो ले लिया, ठीक है ना, फिर दूसरे को भेज दिया जात बढ़ा के। तो इस प्रकार से ये सब तरीके थे, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं दोष। कुछ दोष भी थे भैया, अब इनके दोष भी थे, दोष को भी लिख दिया मैंने। देखो कितने सारे डायमेंशन दे दिए मैंने एक इसमें। दोष शब्द मनसबदारी व्यवस्था की कार्य क्षमता, सम्राट के व्यक्तिगत कौशल में निर्भर करती। अब भैया मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था, सम्राट करता था। तो सम्राट के व्यक्तिगत कौशल पर क्या थी, निर्भर थी मनसबदारी व्यवस्था। यदि सम्राट गलत मनसबदार को नियुक्त कर लेगा तो उसका लॉस होगा। तो ये व्यक्तिगत कौशल था, पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल स्किल थी ये सम्राट की। फिर हम देखते हैं आगे, फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, आगे चलकर जागीरदारी संकट को बढ़ावा मिला। अब आगे चलकर क्या हुआ, जागीरदारी संकट को बढ़ावा मिला और मुगल प्रशासन गुटबाजी का शिकार हुआ। मुगल प्रशासन में गुटबाजी देखने को मिली। औरंगजेब के बाद कितनी ज़्यादा गुटबाजी होती है। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब,
जगह जगह वो हो जाते हैं। उत्तर मुगल कालीन सम्राटों को देखते हो तो उनके जमाने में कई जगह से विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं, अलग अलग बन जाते हैं। तो वो ये था गुट, इनकी गुटबाजी हो गई, क्योंकि वो जागीरदार थे। बंगाल का नवाब था, जैसे बंगाल का नवाब जो था उसने बंगाल की स्थापना की, ठीक है ना। हैदराबाद का निजाम था, उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली। अब ये हैदराबाद का निजाम, बंगाल के निजाम कभी क्या थे, जागीरदार थे मुगलों के। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तर मुगल कालीन सम्राट इतने योग्य नहीं थे, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जागीरदार थे, इन्हें स्वतंत्र राज्य अपने आप घोषित कर लिया कि हम स्वतंत्र भैया, इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट राज्य हो गए। तो ये हमें आगे जाके डिसबेनिफिट देखने को मिले इसके मनसबदारी व्यवस्था के, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। फिर देखिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मैंने आपको 2 प्रकार के उपसंहार दिए हैं। अब मैंने ये उपसंहार दिए हैं, ये उपसंहार लास्ट नहीं है, ये उपसंहार जो है ये लास्ट नहीं है। इनके थ्रू मैंने आपको क्या किया, डायमेंशन देने की, उसकी डायमेंशन में सोचने के लिए मजबूर किया। आप इनको देखो कि इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक ना। कंक्लूजन को आपको 2 लाइन में लिखना है, ज़्यादा आपका 3 लाइन हो जाएगा, 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है और इस प्रकार से। तो देखिए मैंने 2 कंक्लूजन लिखे, आप 2 कंक्लूजन को देख लो। ये कंक्लूजन लिखने के केवल एकमात्र आपको ये है, हम लोग का उद्देश्य, आप जब नोट्स परचेज करेंगे, हम लोग जिन लोगों ने नोट्स का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, हम लोगों के हमारे ग्रुप के जिन लोगों ने नोट्स का परचेज कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनको ये इस नोट्स में एक कंक्लूजन भी मिलेगा लिखा, ठीक है ना। इंट्रो भी आपको लिखा मिलेगा कि इंट्रो क्या लिखना हर क्वेश्चन में, जी इसलिए कि आप अपने दिमाग को डेवलप कर लो। आपको पता चल जाए कि हाँ पहले इंट्रो लिखना पड़ता, फिर कंक्लूजन लिखना पड़ता, कंक्लूजन कैसे लिखना पड़ता, जिससे आप इससे अच्छा कोई कंक्लूजन लिख के, आप किसी और बुक पढ़ते हैं, आप कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कुछ अलग कंक्लूजन लिख के आ रहा, तो आप उस कंक्लूजन को देख सको। तो देखते मैंने पहला कंक्लूजन क्या दिया, मैंने अथवा लगाया। आप या तो ये कंक्लूजन लिख दें या फिर आप ये कंक्लूजन लिख दें। तो पहले मैंने लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि मनसबदारी, यहां लिखा है मनसबदारी का लेना, मनसबदारी व्यवस्था ने अमीर वर्ग, सैनिक व सिविल तीनों प्रकार के दायित्वों का एकत्रीकरण किया। देखो इन्होंने अमीर वर्ग का एकत्रीकरण किया, अमीर वर्ग वाली मैंने अभी डाली नहीं है इसमें। तो अमीर वर्ग थे वो भी क्या करते, वो करते थे, समझ रहे ना आप, सैनिकों की भर्ती करते। तो अमीर वर्ग, सैनिक व सिविल तीनों प्रकार के दायित्वों का एकत्रीकरण किया तथा विशाल मुगल साम्राज्य के एकत्रीकरण तथा स्थायित्व में महत्वपूर्ण कर। मुगल साम्राज्य बहुत विस्तार में था, पूरे आर्यावर्त में फैला हुआ था, पश्चिम उत्तर से लेकर बंगाल तक फैल गया था, और यहाँ नर्मदा तक फैल गया था, नर्मदा के नीचे भी पहुंच गया था, महाराष्ट्र तक लगता था। महाराष्ट्र में आपने सुना होगा आदिल शाही जो था, यूसुफ आदिल शाह, मराठाओं के टाइम पे, फिर मराठा का उत्कर्ष होता है, फिर मराठा भी पूरे देश में छा जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक ये महाराष्ट्र तक थे, कर्नाटक में भी ये लोग घुस गए थे। तो इस प्रकार से देख रहा, हैदराबाद का निजाम था ये लोग, तो यहाँ तक ये मुगल साम्राज्य लगता था इतना बड़ा। तो मैंने लिख दिया कि अतः हम कह सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था ने अमीर वर्ग, सैनिक वर्ग व सिविल तीनों प्रकार के दायित्वों का एकत्रीकरण किया तथा विशाल मुगल साम्राज्य के एकत्रीकरण तथा स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो मैंने, ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको ले सकते हैं कि भैया मुगल साम्राज्य का एकत्रीकरण में स्थायित्व हो गया। फिर मैं, आप देख लो थोड़ा सा दूसरा मैंने क्या लिखा। अभी आपसे पूछा गया कि मनसबदारी व्यवस्था को समझाइए, मान लो लिखता है कि अकबर के समय की मनसबदारी व्यवस्था को समझाइए, तो आपको कंक्लूजन में अकबर का जरूर उल्लेख करना है। आपने इंट्रो में भी अकबर का उल्लेख किया और कंक्लूजन में भी आपको अकबर का उल्लेख जरूर करना है। इस प्रकार का आप कंक्लूजन, जैसे शासक का पूछा, अब जैसे पूछ ले वो जहांगीर के समय पे मनसबदारी व्यवस्था को समझाओ, तो जहांगीर के समय कोई मनसबदारी व्यवस्था अलग नहीं हो जाएगी, बस 2 अस्पा और से अस्पा जो है ना उसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, तो शाहजहां के समय में मनसबदारी व्यवस्था यदि वो पूछ लेता है तो कुछ अलग नहीं हो जाएगी भैया, शाहजहां के समय यही मनसबदारी व्यवस्था रहेगी, बस उसको लिख देना मासिक वेतन उसने देना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। फिर आप औरंगजेब के समय पूछे तो औरंगजेब के समय यही मनसबदारी व्यवस्था है, बस वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, वो जात रैंक बढ़ा देता है युद्ध के समय। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज होना, मनसबदारी आई तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है। अब देखो, अब आई मान लो अकबर के लिए, तो अब अकबर के उसमें क्वेश्चन में लिखा कि अकबर के समय की मनसबदारी व्यवस्था को समझाइए, या अकबर की मनसब, क्योंकि अकबर लाया था मनसबदारी व्यवस्था। तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे, अनेक दोषों के बावजूद यह व्यवस्था अकबर के समय मुगलों की एकता व अखंडता व शासन की एक रूपता में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी, जिसने अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में निरूपित किया, जिसने अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में निरूपित किया। तो देख लो आप, राष्ट्रीय सम्राट बोलते अकबर को, ठीक ना। अकबर की मौर्य उससे, अशोक से, मौर्य में अशोक से तुलना की जाती है, भले ही अशोक उससे आगे था, ठीक है ना, अकबर आगे नहीं था, लेकिन अकबर ने भी अशोक जैसे बहुत सारे कार्य किए, मजहर की घोषणा की थी, अशोक ने दीन इलाही धर्म पढ़ाया था, ये सब हमें पढ़ना, आई ने देसाला पद्धति चलाई थी, हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग करेंगे। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स को परचेज कर लिया उनको ये सब मिलेगा उसमें लिखा। तो अनेक दोषों के बावजूद यह व्यवस्था अकबर के समय मुगलों की एकता व अखंडता को शासन की एकरूपता में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी,
जिसने अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में निरूपित किया। अब मान लो आ गया कि, तो ये आप लिख देंगे अकबर के लिए कंक्लूजन। अब मान लो आ गया कि भाई औरंगजेब के समय, तो आपको यही कंक्लूजन लिख देना है, अनेक दोषों के बावजूद ये व्यवस्था औरंगजेब के समय, अकबर ये कर देना औरंगजेब के समय अखंडता व शासन में महत्वपूर्ण थी, जिसने औरंगजेब को, अकबर ये औरंगजेब कर दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको कंक्लूजन लिख देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए, तीनों क्वेश्चन के फॉर्मेट बता दिए, और जो लोग ने नोट्स परचेस किए उनको इसी फॉर्मेट में, आपको मैं बता दूं, आपको इसी फॉर्मेट में हमारे कोचिंग के नोट्स मिलेंगे जो छप रहे हैं। और आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, नोट्स के लिए आपको 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना है, और आप हमारे नंबर, जो नंबर दिए हैं उन नंबर पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम लिंक दी है, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस लिंक के थ्रू हमारे कॉमन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जो लोग हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं, ये हमारे टेस्ट सीरीज की वीडियो थी, टेस्ट सीरीज की मॉडल आंसर की वीडियो थी, तो उनको मैं बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज की केवल मॉडल आंसर नहीं है। आज मैंने आपको केवल मॉडल आंसर नहीं बताया, मैंने आपको हर क्वेश्चन को समझाया है, मैंने आप हर क्वेश्चन की आपको ड्राफ्टिंग बताई है, ये ड्राफ्टिंग बताई है मैंने, ये ड्राफ्टिंग कहलाती है कि भाई आइडल आंसर कैसा होता है, या इस तरीके से मैंने आपकी डायमेंशन खोलने की, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। साथ साथ मैंने आपको आंसर राइटिंग की टिप्स भी दी, मैंने आपको क्या दिया, टिप्स भी दी, इसमें मैंने आपको इसमें टिप्स भी दी, फिर मैंने आपको ड्राफ्टिंग भी दी, और फिर मैंने आपको इसके बारे में पूरा समझाया, आपको नॉलेज भी दी, बीच बीच में आपको नॉलेज भी देता गया, और मैं 3 मार्कर भी बताया कितने प्रकार से ले सकते हैं आप। तो आपको टिप्स भी मिल रहा है, ड्राफ्टिंग भी मिल रही है। इस प्रकार का आपको, आप किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको इस प्रकार का किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा। आप किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख लें तो उसके सोल्यूशन में दिया होता है कि वो सोल्यूशन लिख देते हैं, और सोल्यूशन जैसे उन्होंने लिखा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज, तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि इंट्रो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, वो ये नहीं बताएंगे कितने लाइनों में लिखना, वो आपको बता देंगे बस ये लिखे पॉइंट सीधे और लिख लो। क्या पता वो कई कोचिंगों में देख रहा हूँ कि कई कोचिंगों में 2-2 एक पेज में 6 मार्कर की तरफ 5 मार्कर को लिखा जाए, जो बिल्कुल गलत है। 2020 से नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि भैया 5 से 6 लाइनों में करना है। तो इस टेस्ट सीरीज से आपको ये सब चीज़ें पता चली। अभी कोरोना का समय चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि सब कोरोना में फंसे हुए हैं, सब लोग फंसे हुए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को भी दिक्कत आती है। ये सब टाइपिंग, ये सब थोड़ा वीडियो लेट हो रही है। कल से ये वीडियो बिल्कुल टाइम पर डलेगी, आज थोड़ा ये लेट हो गई, लेकिन कल से ये वीडियो टाइम पर डलेगी। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज की फीस केवल 1200 रुपये है। आपको बस इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए आप, और आपको बताइए ना आपको जो भी रिलेटेड है, फीस से रिलेटेड इशू है या आपको किसी भी प्रकार का इशू है, आप टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इशू आप कर सकते हैं। और आपको पूरे 6 पेपर्स की आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 6 पेपर्स की। 6वें पेपर में ऐसे में आपको जो इस बार वो जोड़ दिया ना, वो क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कह रहा हूँ, प्रारूप होते ना, वो लेटर प्रारूप, वो सब जोड़ दिया, तो उनको भी आपको किया जाएगा, उनका प्रारूप आपको दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिंदी पेपर में आपको प्रतिवेदन करना सिखाया जाएगा, उपमा अलंकार वगैरह सब पढ़ाया जाएगा, सारी फ्री आपको रिकॉर्डेड लेक्चर लगेगा। और जो लोग हमारे नोट्स परचेस कर रहे हैं, वो नोट्स परचेस कर रहे हैं तो नोट्स से तो उनको समझ में आएगी, साथ साथ उनके नोट्स के लिए हम लोग फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहे हैं, जैसे सब लोग दे सकते हैं। और जिन लोगों ने नोट्स परचेस किए उन्हें बहुत अच्छे से वो रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग समझने आने वाले हैं यूट्यूब पर। तो इस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज है। और कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप कर सकते हैं। और आपको जो आप कोरोना के समय आप फंसे हुए हैं, आप 1 से 1.5 घंटा में आपको 28 मिनट देना है केवल, और 30 मिनट की मुश्किल से वीडियो रहेगी। मैं इसमें आप सबको टिप्स दूंगा, ड्राफ्टिंग कराऊंगा, आपके कॉपियों को चेक करूंगा, आपको इस टेस्ट सीरीज में कॉपी भी चेक होकर सुबह मिलेंगी। तो आप इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोरोना के समय आपकी पढ़ाई ना हो, इससे अच्छा आप थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हैं। और 1200 रुपये किसी के लिए भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और किसी को भी यदि फीस रिलेटेड इशू है तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, बता सकता है कि भाई फीस की दिक्कत है हमें या कुछ भी है, तो आप कम से कम कॉन्टेक्ट तो कीजिए, ठीक है ना। इन नंबर पे कॉन्टेक्ट किए, दोनों कॉन्टेक्ट लगा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और जिन लोगों ने पेड टेस्ट सीरीज के पैसे जमा कर दिए हैं, उनका पेड ग्रुप बन चुका है, उनको मैं बता दूं कि आप भी अभी कॉमन ग्रुप में कल और शायद एक टेस्ट डलेगा, कल शायद हम लोग एक टेस्ट और डालेंगे जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए, तो कल वो उस टेस्ट को अटेंड करेंगे। तो आप लोग उस टेस्ट में अटेंड करिए, फिर आपको कल परसों से आपके पेड ग्रुप में सारी टेस्ट सीरीज को डाला जाएगा। और वो वीडियो आप केवल आप ही लोग देख सकेंगे, ये वाले वीडियो आप ही लोग देख सकते हैं, देख पाएंगे केवल, अभी ये कॉमन है। तो ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद आपको।